नमस्कार दोस्तों, भटनेर आईएएस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है आपका। मैं नमिंदर संधू आपको पढ़ाने जा रहा हूं इतिहास, जिसमें हमारा चल रहा है मध्यकालीन भारत का इतिहास। तो इसमें हम अरबों के आक्रमण, तुर्कों के आक्रमण ये पढ़ चुके हैं। तो जो आज का हमारा टॉपिक रहेगा वो कौन सा रहेगा? दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत के बारे में आज हम पढ़ेंगे। दिल्ली सल्तनत का जो काल रहता है, कालखंड रहता है, वो रहेगा 1206 से लेकर के 1526 तक। 1526 जो बाबर का आक्रमण होता है, इब्राहिम लोदी मारा जाता है, तब तक इनका दिल्ली सल्तनत पर दिल्ली के सुल्तानों का शासन रहेगा। तो अब हम यहाँ पर देखेंगे दिल्ली सल्तनत के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करेंगे आज। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि सल्तनत किसे कहा जाता है, सल्तनत क्या था। यहाँ पर हम देखते हैं सल्तनत। सल्तनत सुल्तान के अधीन जो क्षेत्र है वह क्या कहलाएगा? सल्तनत कहलाएगा। और सुल्तान किसे कहा जाता था? सुल्तान। सल्तनत में जो खलीफा का प्रतिनिधि होता था वह सुल्तान कहलाता था। यहाँ पर हम देखेंगे सल्तनत सुल्तान के अधीन जो क्षेत्र है वह सल्तनत कहलाता था। और सुल्तान किसे कहा जाता था? सुल्तान जो सल्तनत में हम देखेंगे खलीफा का प्रतिनिधि होता था उसे सुल्तान कहा जाता था। अब यहाँ पर प्रश्न है, खलीफा किसे कहा जाता था? जो खलीफा है, खलीफा किसे कहा जाता था? खलीफा इस्लाम में हम देखेंगे राजनैतिक व धार्मिक प्रमुख था, जो वो क्या होता था? खलीफा होता था। इसके बाद कुछ शब्दावली हम जिसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। इक्ता क्या थी, उलेमा क्या थे, अमीर क्या थे, इस प्रकार से उनके बारे में हम यहाँ पर देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे जो अमीर है। अमीर शब्द का प्रयोग किसके लिए होता था? सल्तनत काल में हम देखेंगे उच्च पदों पर जो नियुक्त व्यक्ति या अधिकारी होते थे वो क्या कहलाते थे? अमीर कहलाते थे। इसके बाद एक शब्द आता है उलेमा। उलेमा भी हमें पढ़ने को मिलेगा। उलेमा क्या थी? जो इस्लाम के या धर्म के जानकार होते थे, वो क्या कहलाते थे? उलेमा कहलाते थे। इसके बाद हम देखेंगे इक्ता क्या थी। इक्ता प्रथा जिसे इल्तुतमिश ने लागू किया था हिंदुस्तान में, हम देखेंगे इक्ता। इसे इक्ता भी बोला जाता है और अक्ता भी बोला जाता है, जो अरबी भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है? अरबी भाषा का शब्द है। इक्ता प्रशासनिक दायित्व के बदले उच्च अधिकारियों को दी जाने वाली भूभाग होता था। एक निश्चित भूभाग उच्च अधिकारियों को, जो उच्च अधिकारी होते थे, उच्च अधिकारियों को दिया जाने वाला निश्चित भूभाग क्या कहलाता था? इक्ता कहलाता था। क्या कहलाता था? इक्ता कहलाता था। इसी प्रकार से हमें एक खालसा शब्द है जो काफ़ी मध्यकालीन भारत में सुनने को मिलेगा। खालसा शब्द का अर्थ क्या था? यहाँ पर हम देखेंगे केंद्रीय सरकार या सुल्तान के प्रत्यक्ष नियंत्रण में जो क्षेत्र होता था उसे क्या कहा जाता था? खालसा कहा जाता था। एकता क्या था? प्रशासनिक दायित्व के बदले
जो निश्चित भूभाग उच्च अधिकारियों को दिया जाता था वो इक्ता कहलाता था। खालसा क्या होता था? केंद्रीय सरकार या सुल्तान के प्रत्यक्ष नियंत्रण में या अधीन जो क्षेत्र होता था वो क्या कहलाता था? खालसा कहलाता था। एक बार हम फिर से इनको रिपीट कर लेंगे। सबसे पहले जो हमने देखा कि दिल्ली सल्तनत के बारे में पढ़ रहे हैं, जिसका जो कालखंड है वो कितना रहता है? 1206 ईस्वी से लेकर के 1526 ईस्वी तक। और सल्तनत किसे कहा जाता था? सल्तनत जो सुल्तान के अधीन क्षेत्र होता था वह सल्तनत कहलाता था। और सुल्तान किसे कहा जाता था? सुल्तान किसे कहा जाता था? जो खलीफा का प्रतिनिधि होता था। क्या होता था? खलीफा का प्रतिनिधि होता था, उसे सुल्तान कहा जाता था। अब खलीफा कौन था? खलीफा जो राजनैतिक व धार्मिक प्रमुख होता था। इस्लाम में हम देखेंगे जो धार्मिक व राजनीतिक प्रमुख होता था वो खलीफा कहलाता था। फिर इसके बाद अगला शब्द है अमीर। अमीर सल्तनत काल में उच्च पदों पर नियुक्त जो अधिकारी होते थे वो क्या कहलाते थे? अमीर कहलाते थे, उच्च पदों पर। फिर उसके बाद हम देखेंगे उलेमा शब्द आता है। उलेमा शब्द का अर्थ क्या है? इस्लाम या धर्म के जानकार जो विद्वान होते थे, धर्म के जानकार जो विद्वान होते थे वो क्या कहलाते थे? उलेमा कहलाते थे। उसके बाद आता है इक्ता शब्द। इक्ता अरबी भाषा का शब्द है। इक्ता यानी प्रशासनिक दायित्व के बदले में उच्च अधिकारियों को दिया जाने वाला निश्चित भूभाग क्या कहलाता था? इक्ता कहलाता था। यानी कि जो केंद्र से दूरस्थ क्षेत्र होते थे उन्हें यहाँ पर हम देखेंगे इक्ता के रूप में। जैसे हम देखेंगे पहले पूर्व मध्यकाल में पढ़ा हमने सामंतवाद। जो राजा होता था केंद्र से दूरस्थ क्षेत्र होते थे वो एक सामंत के अधीन होते थे। इसी प्रकार से एक प्रकार से हम कह सकते हैं इक्ता, लेकिन है इक्ता उससे अलग। फिर देखेंगे खालसा क्या था? खालसा केंद्रीय सरकार या सुल्तान के प्रत्यक्ष नियंत्रण में, सुल्तान के प्रत्यक्ष नियंत्रण में जो क्षेत्र होता था वो क्या कहलाता था? खालसा कहलाता था। फिर इसके बारे में हम आगे देखेंगे, सल्तनत काल को पढ़ते जाएंगे, इसकी कहानी को अच्छी तरह से समझेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे सल्तनत काल में देखें तो शासन करने वाला जो वंश रहता है गुलाम वंश, जो कब तक शासन करता है? 1206 ईस्वी से लेकर के 1290 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत पर किसका अधिकार रहता है? गुलाम वंश का अधिकार रहता है। इसे मामलुक भी कहा जाता है और तुर्क आदि तुर्क भी कहा जाता है इन्हें। यानी कि सल्तनत पर जो पहले वंश ने शासन किया वो कौन सा था? गुलाम वंश था। इसका दूसरा नाम क्या था? मामलुक। गुलाम का यहाँ पर अर्थ है स्वतंत्र माता पिता की संतान। उसके बाद हम देखेंगे दिल्ली सल्तनत में 1206 से लेकर 1290 तक गुलाम वंश ने शासन किया। और ये गुलाम वंश के जितने भी शासक हुए यह तुर्क थे। कौन थे? गुलाम वंश के जितने भी शासक हुए या मामलुक वंश के जितने भी शासक हुए वो कौन थे? तुर्क रहते हैं सभी के सभी। और दिल्ली सल्तनत पर गुलाम या मामलुक वंश के 3 राजवंशों द्वारा शासन किया जाता है। यहाँ पर हम देखेंगे दिल्ली सल्तनत जो है, जो दिल्ली है, दिल्ली पर इस समय गुलाम वंश के, जो गुलाम वंश है इसके 3 राजवंशों द्वारा शासन किया जाता है। अब जो 3 राजवंश हैं वो कौन कौन से रहेंगे? पहला तो हम देखेंगे ऐबक रहेगा। ऐबक किस राजवंश से था? ऐबक का राजवंश था कुतुबी। और दूसरा देखेंगे हम इल्तुतमिश रहेगा। और तीसरा हम देखेंगे बलबन। अब जो इल्तुतमिश है यह शमशी वंश का था। किस वंश का था? शमशी का। और बलबन जो है, बलबन था बलबनी वंश से संबंधित था। फिर इसके बाद हम देखेंगे
जो दिल्ली सल्तनत पर राज्य करने वाले या शासन करने वाले कुल कितने वंश रहते हैं? तो कुल 5 वंशों द्वारा यहाँ पर शासन किया जाता है। दिल्ली सल्तनत पर कुल 5 राजवंशों द्वारा हम देखेंगे यहाँ पर शासन किया जाता है। तो उनमें हम यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले मामलुक रहता है, उसके बाद खिलजी वंश आएगा, उसके बाद कौन सा आएगा? तुगलक वंश आएगा। फिर उसके बाद हम देखें सैयद वंश आएगा। फिर 5वें की बात करें तो कौन सा वंश यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा? अंतिम वंश जो है लोधी वंश देखने को मिलेगा। फिर इनके कार्यकाल की बात करें तो कब से लेकर कब तक किस राजवंश के द्वारा शासन किया गया? तो पहले मामलुक वंश या गुलाम वंश के बारे में हम देखेंगे। इनका जो शासन हम पहले भी देख चुके हैं, कब से कब तक रहा? 1206 ईस्वी से लेकर के 1290 ईस्वी तक इन्होंने मामलुक वंश के द्वारा शासन किया। और खिलजी वंश की बात करें तो खिलजियों के द्वारा 1290 से लेकर के 1320 तक इनके द्वारा शासन किया जाता है। फिर अगला राजवंश आता है तुगलकों के द्वारा सर्वाधिक लंबे समय तक शासन किया जाता है, 1320 से लेकर के 1414 ईस्वी तक। उसके बाद जो राजवंश आता है 1414 से लेकर 1451 तक इन्होंने शासन किया। फिर उसके बाद जो अगला वंश आता है, अंतिम वंश आता है लोधी वंश। लोधी वंश का जो शासन है वो 1451 से लेकर के कब तक रहता है? 1526 तक। 1526 तक इन्होंने शासन किया। इस प्रकार हम यहाँ पर देखेंगे 1206 से लेकर के और 1526 तक सल्तनत काल रहता है। अब सर्वाधिक हम देखें तो जो तुगलक वंश है, तुगलक वंश के द्वारा कितना शासन किया गया? लगभग 94 वर्षों तक सर्वाधिक शासन किया गया। फिर देखें खिलजी जो राजवंश है, खिलजियों के द्वारा कितने वर्षों तक शासन किया गया? 90 और 10, 100 और 20। यहाँ पर हम देखेंगे सबसे कम 30 वर्ष तक इनके द्वारा शासन किया गया। और सबसे महत्वपूर्ण रहता है इनका जो शासन है सल्तनत काल में। तो फिर से हम थोड़ा देख लें इनको। जो गुलाम वंश है, गुलाम वंश 1206 से 1290 तक मामलुक भी कहा जाता है। जो गुलाम वंश के शासक थे वो क्या थे? सभी के सभी तुर्क थे, तुर्क जाति से संबंधित रखते थे। और गुलाम शब्द का यहाँ पर अर्थ है, मामलुक शब्द का यहाँ पर अर्थ है स्वतंत्र माता पिता की संतान से है। और इन तुर्कों के जो 3 राजवंश थे जिनके द्वारा दिल्ली सल्तनत पर शासन किया जाता है। गुलाम वंश के 3 राजवंश जो हैं दिल्ली सल्तनत पर शासन करते हैं वो कौन कौन से हैं? पहला हम देखेंगे ऐबक है जो कुतुबी राजवंश से है, और दूसरा इल्तुतमिश है जो शमसी राजवंश से है, तीसरा बलबन है जो बलबनी राजवंश से। इन तीनों के द्वारा दिल्ली सल्तनत पर मुख्य शासक हैं, जो मुख्य इनके वंश हैं उनके द्वारा यहाँ पर शासन किया जाता है। फिर यहाँ पर हमने देखा मामलुक, खिलजी, तुगलक, सैयद, लोधी, कब से कब तक इनके द्वारा शासन किया जाता है। कई बार प्रश्न उठता है इनका मिलान करने के लिए, सुमेलित करने के लिए अलग अलग जो शासन है, या ऐसे भी प्रश्न बनता है कि ज़्यादा शासन किसने किया और उसके बाद कम कम घटते क्रम में देखें, तो ऐसा प्रश्न भी यहाँ पर बनता है। एक प्रश्न यहाँ से भी बनता है। और दिल्ली सल्तनत पर सबसे पहले जो शासन किया किस वंश के द्वारा किया गया? गुलाम या मामलुक वंश के द्वारा यहाँ पर शासन किया जाता है। फिर उसके बाद हम देखें जब गौरी की मृत्यु होती है, यहाँ पर हम देखेंगे जब गौरी की मृत्यु होती है तो भारत की स्थिति क्या थी, हिंदुस्तान की स्थिति क्या थी? 1175 से लेकर के 1206 ईस्वी तक गौरी की मृत्यु के समय हम देखेंगे। गौरी की मृत्यु के समय जो उसका साम्राज्य है लगभग 4 भागों में बटा हुआ था। यहाँ पर हम देखेंगे पहले तो देखेंगे जो गजनी का क्षेत्र है, गजनी का क्षेत्र किसके अधीन था? यलदौज जो इसका एक
दास था उसके अधीन था। फिर उसके बाद हम देखेंगे जो मुल्तान व सिंध का क्षेत्र है, मुल्तान व सिंध या उच्च का जो क्षेत्र है वो किसके अधीन था? कुबाचा के अधीन था। किसके अधीन था? कुबाचा के अधीन था। और दिल्ली का जो क्षेत्र है वो किसके अधीन रहता है? दिल्ली और जो पंजाब का क्षेत्र है वो किसके अधीन रहता है? ऐबक के अधीन रहता है। ऐबक के अधीन रहता है। फिर उसके बाद हम देखें जो बंगाल का क्षेत्र है, बंगाल का क्षेत्र किसके अधीन रहता है? यहाँ पर हम देखेंगे बख्तियारुद्दीन खिलजी। किसके अधीन? बख्तियारुद्दीन खिलजी के अधीन ये क्षेत्र रहता है। यहाँ पर हम मैप पर देखें तो यहाँ पर हम देखेंगे कि मध्य एशिया का क्षेत्र है और भारत की स्थिति कैसे रहती है, इस प्रकार से हम देखेंगे भारत की स्थिति ऐसे रहती है। और यहाँ पर गजनी का क्षेत्र है और यहाँ पर जो बीच में हम देखेंगे मुल्तान का क्षेत्र है, सिंध का क्षेत्र है और यहाँ पर दिल्ली की स्थिति है। दिल्ली लगभग यहीं पर स्थित था। और यहाँ पर कौन था? गजनी में यलदौद। और मुल्तान का जो क्षेत्र है, मुल्तान का जो क्षेत्र है यहाँ पर कौन था? कुबाचा था। और यहाँ पर बंगाल का जो क्षेत्र है यहाँ पर था बख्तियारुद्दीन खिलजी का शासन था। मान लो 3-4 भागों में बटा हुआ था मोहम्मद गौरी का साम्राज्य जब उसकी 1206 में मृत्यु हो जाती है। तो यहाँ पर एक विवाद की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। मोहम्मद गौरी ऐबक को यहाँ पर एक विवादित क्षेत्र में छोड़कर चला जाता है। इसके बाद हम देखेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक जो तुर्की राज्य का भारत में संस्थापक रहता है। 1206 से लेकर के 1210 ईस्वी तक इसके द्वारा भारत में शासन किया जाता है। अब यहाँ पर हम देखेंगे जो कुतुबुद्दीन है, पहले भी हम पढ़ चुके हैं, किसका दास रहता है? मोहम्मद गौरी का। यहाँ पर हम देखेंगे जो मोहम्मद गौरी है उसका दास रहेगा कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक। जब मोहम्मद गौरी के द्वारा हिंदुस्तान के क्षेत्रों को विजित कर लिया जाता है, लेकिन वह सुल्तान कहाँ का रहता है? गौरी सुल्तान कहाँ का रहता है? गजनी का या गौर प्रदेश का, वहाँ का सुल्तान रहता है। और यहाँ का सुल्तान वो नहीं बन पाता है क्योंकि जब दास के रूप में कुतुबुद्दीन उसके पास था, सबसे पहले कुतुबुद्दीन को मोहम्मद गौरी ने क्या किया? एक सैनिक टुकड़ी का नायक बनाया जाता है। फिर उसकी स्वामी भक्ति से इतना प्रसन्न हो जाता है कि बाद में जब इन क्षेत्रों को वह विजित कर ले जाता है तो 1192 ईस्वी में हम देखेंगे जो 1192 ईस्वी में तराइन का द्वितीय युद्ध होता है। कौन सा युद्ध होता है? तराइन का द्वितीय युद्ध होता है। इसके बाद वह कुतुबुद्दीन ऐबक को स्वयं निर्णय लेने के अधिकार दे देता है। स्वयं जो निर्णय लेने का अधिकार है किसे दे देता है? कुतुबुद्दीन ऐबक को दे देता है। कब? 1192 में तराइन विजय के बाद। और कुतुबुद्दीन की एक यहाँ पर बड़ी विशेषता रहती है, कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा मोहम्मद गौरी के जो विजित क्षेत्र थे अन्य दास थे, यलदौज था और दूसरा कौन था? कुबाचा। एक तो यलदौज था और दूसरा कौन था? कुबाचा। इनसे अपने राज्य को इसने सुरक्षित रखा तथा मध्य एशिया की जो राजनीति है उसमें भारत को उलझने से या फंसने से बचाया तथा मध्य एशिया से मुक्त रखा किसे? भारतीय राजनीति को। और तुर्की राज्य का जो वास्तविक संस्थापक था वो कौन रहेगा? ऐबक हो जाएगा। कौन रहेगा? ऐबक। भारत में तुर्की वंश का संस्थापक कौन कहलाएगा? ऐबक कहलाएगा, क्योंकि ऐबक के द्वारा ही वास्तविक सत्ता की यहाँ पर स्थापना की जाती है, क्योंकि मोहम्मद गौरी यहाँ से चला गया था और उसकी रास्ते में मृत्यु हो गई थी। इसलिए भारत में तुर्की साम्राज्य का जो वास्तविक संस्थापक है किसे माना जाएगा? कुतुबुद्दीन ऐबक को माना जाएगा। कुतुबुद्दीन ऐबक जब गद्दी पर बैठता है, कुतुबुद्दीन ऐबक जो है जब गद्दी पर बैठता है इसके द्वारा सुल्तान की जो पदवी है या उपाधि है वो धारण नहीं की जाती। इसके द्वारा सिपह सलार व
मलिक की उपाधियां धारण की जाती हैं। कौन सी उपाधियां धारण करता है? गद्दी पर बैठते समय सिपह सालार व मलिक की उपाधियां यह धारण करता है। और न ही इसके द्वारा खुतबा पढ़ाया जाता है, न ही अपने नाम के सिक्के जारी किए जाते हैं। जो यहाँ पर हम देखेंगे ऐबक के द्वारा न तो अपने नाम का खुतबा पढ़ा गया और न ही क्या किया गया, अपने नाम के सिक्के चलाए गए। और बहुत ही कम समय इसके द्वारा शासन किया जाता है और लंबा समय नहीं मिलता इसे अपने प्रशासनिक या राजनीतिक दायित्व को निभाने का या उसे वैधानिक रूप प्रदान करने का, न ही कोई सांस्कृतिक कार्य करने का उसको यहाँ पर समय मिलता है। और 1210 ईस्वी में चौगान खेलते समय क्या होता है, ऐबक की घोड़े से गिरकर मृत्यु हो जाती है। और कुतुबुद्दीन ऐबक के सामने कुछ बड़ी कठिनाइयाँ आती हैं, कुछ बड़ी सफलता भी है इसकी। सबसे बड़ी सफलता है जो कुतुबुद्दीन ऐबक की है, मध्य एशिया की राजनीति से भारत को या हिंदुस्तान के साम्राज्य को अलग करना होता है। अब कुतुबुद्दीन की कठिनाइयों की हम यहाँ पर बात करेंगे कि उसकी कुछ कठिनाइयाँ जो रही हैं, उसके सामने कठिनाइयाँ क्या क्या रही हैं। एक तो यल्दौज और ऐबक से इसका यल्दौज और कुबाचा से इसका संघर्ष रहता है। कुबाचा क्या है, जो मुल्तान का सुल्तान है। दूसरा कौन सा है, यल्दौज जो गजनी का। इन दोनों के साथ इसका क्या रहता है, संघर्ष रहता है, क्योंकि यह दिल्ली की सत्ता पर अपना दावा ठोकते हैं मोहम्मद गौरी के उत्तराधिकारी होने के नाते। और दूसरा क्या होता है, जब गौरी की मृत्यु हो जाती है, जिन राजपूत शासकों को या भारतीय शासकों को युद्धों या आक्रमणों से रौंद दिया जाता है, वह अपनी प्रतिष्ठा के लिए या अपने साम्राज्य को वापस प्राप्त करने के लिए फिर उनके विरोध के स्वर खड़े हो जाते हैं। जो राजपूत शासक होते हैं उस समय, राजपूत शासक थे या हिंदू शासक थे उस समय के, उन्होंने विरोध करना शुरू कर दिया था। क्या करना, विरोध करना इनके द्वारा शुरू कर दिया था। फिर एक समस्या और आती है, जैसे ही हम बंगाल में जाते हैं, बंगाल का शासक है बख्तियारुद्दीन खिलजी। बख्तियारुद्दीन खिलजी जो है, यह भी ऐबक की आधिपत्य को स्वीकार नहीं कर रहा था। बहुत सी समस्याएं इसके सामने, कठिनाइयाँ आती है ऐबक के सामने। और दूसरा सबसे बड़ी जो सफलता रहती है, इसकी बड़ी सफलता एक रहती है, इसके द्वारा यानी ऐबक के द्वारा क्या किया जाता है, हिंदुस्तान को मध्य एशिया की राजनीति से अलग रखना। क्योंकि मध्य एशिया में हम देखेंगे उस समय शासन किसका था, ख्वारिज़म वंश के शासकों का रहता है। यहाँ पर हम थोड़ा मैप पर भी देख लेते हैं उस समय भारत की स्थिति। यहाँ पर हम देखेंगे, यह भारत का क्षेत्र है, तो यहाँ पर हम देखेंगे, यहाँ पर दिल्ली है, यह बंगाल का क्षेत्र है। कौन सा क्षेत्र है, बंगाल का क्षेत्र है। यहाँ पर बख्तियारुद्दीन खिलजी का शासन है। फिर देखेंगे बंगाल की दूरी जो है दिल्ली से बहुत ज़्यादा रहती है। यही कारण रहता है कि बंगाल प्राचीन काल से ही हम देखेंगे, जो बंगाल का क्षेत्र है दिल्ली के क्षेत्र से या राजधानी क्षेत्र से बड़ी दूरी पर होने के कारण यह ज़्यादातर अपने को स्वतंत्र रखता है, विद्रोह करता रहता है। फिर यहाँ देखेंगे मध्य एशिया का जो क्षेत्र है, यहाँ पर हम देखेंगे ख्वारिज़म के शाह हैं, ख्वारिज़म वंश का यहाँ पर शासन रहता है, इनसे भी बड़ा खतरा रहता है। यहाँ पर हमने देखा गजनी का क्षेत्र है, यहाँ पे यल्दौज था, फिर मुल्तान का क्षेत्र है, यहाँ पर कुबाचा था। इन सभी समस्याओं को देखते हुए ऐबक द्वारा क्या किया जाता है, ऐबक द्वारा जो अपनी राजधानी है वो किसे बनाया जाता है, लाहौर को बनाया जाता है। यानी बिल्कुल भी जो भारत का प्रवेश द्वार है, लाहौर को अपनी राजधानी बनाया जाता है। क्योंकि मध्य एशिया की राजनीति से सुरक्षित रखने के लिए इसे भारत का जो हिंदुस्तान का प्रवेश द्वार है, यहाँ पर लाहौर को अपनी राजधानी बनाया जाता है। ऐसा पूछे कि कुतुबुद्दीन ऐबक था जो मोहम्मद गौरी का दास यानी उसका उत्तराधिकारी रहता है हिंदुस्तान में, हम देखेंगे। और प्रारंभिक तुर्क साम्राज्य की
स्थापना करने वाला जो रहता है, वास्तविक संस्थापक रहता है यहाँ पर, उसकी राजधानी कौन सी थी? दिल्ली न होकर कौन सी थी? लाहौर थी, क्योंकि वह हिंदुस्तान के अपने साम्राज्य को इनसे सुरक्षित रखना चाहता था, इनसे यही बड़ा खतरा था। फिर यहाँ पर हम दूसरा देखेंगे, जो इसके दरबारी कुछ थे, इतिहासकार थे, कवि थे, हम देखेंगे। ऐबक के दरबार में फखर मुदबिर, फखर के मुदबिर नामक एक दरबारी इतिहासकार रहता था। और दूसरा देखेंगे हम, कौन सा था? हसन निज़ामी। हसन निज़ामी भी इसके दरबार में ही रहता था। और कुतुबुद्दीन ऐबक को दानी प्रवृत्ति का होने के कारण लाख बख्श के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? लाख बख्श। लाख बख्श के नाम से भी कुतुबुद्दीन ऐबक को जाना जाता है। फिर इसकी एक विशेषता रहती है, कुतुबुद्दीन के द्वारा बख्तियारुद्दीन काकी जो है, एक संत होते हैं बख्तियारुद्दीन काकी, उनकी याद में क्या है? कुतुब मीनार, कुतुब मीनार, कुतुब मीनार की नींव रखी जाती है, जिसे इल्तुतमिश के द्वारा पूरा किया जाता है। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, कुतुबुद्दीन, पूरा नाम क्या था? कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की याद में कुतुब मीनार की नींव भी जो है ऐबक के द्वारा यहाँ पर रखी जाती है। फिर से हम इनको रिपीट कर लेंगे, जो कुतुबुद्दीन ऐबक का शासन रहता है उसको हम देख लेंगे। कुतुबुद्दीन ऐबक है, जब गद्दी पर बैठता है तो सिपहल, सलार व मलिक की 2 उपाधियाँ धारण करता है और सुल्तान की उपाधि धारण नहीं करता वो कभी भी। ऐसा माना जाता है जो दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक रहता है वो सुल्तान न होकर के क्या था? एक सूबेदार प्रवृत्ति का व्यक्ति था। और न ही इसके द्वारा खुतबा पढ़ा जाता है और न ही अपने नाम के क्या किए जाते हैं, इसके द्वारा सिक्के चलाए जाते हैं। और 1210 में चौगान खेलते समय इसकी मृत्यु भी हो जाती है। और प्रारंभिक कठिनाइयों के बारे में हम अगर बात करेंगे यहाँ पर, तो कुबाचा और यल्दौज जो है गौरी के उत्तराधिकारी, इनसे इसका संघर्ष होता है। कुबाचा मुल्तान का शासक और यल्दौज गजनी का। और दूसरी यहाँ पर हम इसकी कठिनाई देखें तो यहाँ पर हम देखेंगे जो राजपूत शासक रहते हैं इनके द्वारा भी विरोध किया जाता है, जो किसके समय? मोहम्मद गौरी के समय विजित किए गए थे। अब जब मोहम्मद गौरी की मृत्यु हो जाती है, जब भी हम यहाँ पर देखते हैं किसी बड़े शासक की मृत्यु हो जाती है या कोई शासक कमज़ोर हो जाता है, एक परिवर्तन आता है, जब बीच में जो कड़ी आती है उसमें सभी विरोध करते हैं, अपनी सत्ता वापस प्राप्त करने का दावा ठोकते हैं। ऐसा ही यहाँ पर राजपूत शासकों के द्वारा भी किया गया और गजनी और मुल्तान के शासकों के द्वारा भी किया गया। दूसरी बड़ी समस्या बंगाल, जो प्राचीन काल से हम देखते हैं क्या है? स्वतंत्र रहने का आदि है। और यहाँ पर बख्तियारुद्दीन जो खिलजी है उसके द्वारा इसका आधिपत्य स्वीकार करने को तैयार नहीं था। बंगाल एक ऐसा सूबा था जिसे सुरक्षित होने के कारण, दिल्ली से दूरी होने के कारण ही अंग्रेज़ों द्वारा चुना गया था, जो उनके लिए बड़ा महत्वपूर्ण साबित हुआ, जिन्होंने धीरे धीरे पूरे भारत को विजित कर लिया था। ऐसा था बंगाल। और बड़ी सफलता रहती है उसकी मध्य एशिया से अपनी राजनीति को अलग करना या अपने साम्राज्य को सुरक्षित रखना। फिर उसके बाद हम देखेंगे, मैप को हमने अभी देखा है, गजनी का क्षेत्र है, मुल्तान का क्षेत्र है। इस पूरे मध्य एशिया के संकट से, जो पूरा मध्य एशिया में उभरने वाला संकट था, इससे अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए जो ऐबक है अपनी राजधानी दिल्ली को न बना करके लाहौर को बनाता और यहीं से वह तुर्क साम्राज्य पर शासन करता है। और कुछ विशेषताएं इसकी और हैं। इसके दरबारी थे, जो इसके दरबारी कौन कौन थे? 2 मुख्य रूप से इसके दरबारी हैं, फखर मुदबिर और दूसरा कौन सा है? हसन निज़ामी इसके दरबार में रहते थे। और दानी प्रवृत्ति का होने के कारण इसे लाख बख्श भी कहा जाता था। लाख बख्श भी कहा जाता था। लाख बख्श के नाम से जो प्रसिद्ध तुर्क सुल्तान था वो कौन सा था? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा कुतुब मीनार की नींव भी यहाँ पर दिल्ली में रखी जाती है। किसकी याद में? कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की याद में इसके द्वारा कुतुब मीनार की नींव रखी जाती है।
इसके बाद अगला शासक बनता है आराम शाह। अगला शासक रहेगा आराम शाह। इसके शासन की कोई बड़ी विशेषता नहीं है। कब शासन बनता है? 1211 ईस्वी में, क्योंकि जो आराम शाह है इसके द्वारा लाहौर के जो सरदार हैं या अमीर हैं, लाहौर के सरदारों के द्वारा इसका समर्थन किया जाता है। लेकिन इतने से काम नहीं चलता, क्योंकि जो इल्तुतमिश है, इल्तुतमिश का जो समर्थन है यहाँ पर करते हैं जो दिल्ली के सरदार हैं। जो दिल्ली के सरदार यहाँ पर रहेंगे वो किसका समर्थन करेंगे? इल्तुतमिश का। जल्दी ही इसके जो विरुद्ध है बड़ा विरोध उठ खड़ा हो गया। तो इसलिए अगला शासक किसे नियुक्त किया जाएगा? आराम शाह को विस्थापित करके इल्तुतमिश को। तो अब हम पढ़ेंगे इल्तुतमिश के बारे में, जो दिल्ली का एक महान सम्राट भी रहा है, सुल्तान भी रहा है। तो इल्तुतमिश है, यह 1211 ईस्वी से लेकर के 1236 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत पर क्या करता है? शासन करेगा। दिल्ली सल्तनत पर शासन करेगा इल्तुतमिश है जो मध्य एशिया के इल्बरी तुर्क वंश से, यानी कि इल्बरी वंश से संबंध रखता था। और इल्तुतमिश ऐबक का दामाद भी था। यानी इल्तुतमिश की जो पत्नी थी वो किसकी पुत्री थी? ऐबक की पुत्री थी। तथा यह इल्तुतमिश ऐबक के समय बंदायूं का सूबेदार था। और दिल्ली के सरदारों के द्वारा इसका समर्थन किए जाने के कारण यह क्या करता है? अगला सल्तनत का सुल्तान बनता है। और यहाँ पर हम देखेंगे यह सर्वप्रथम दिल्ली को अपनी राजधानी बनाता है। सल्तनत में यहाँ पर हम देखें, सल्तनत काल में दिल्ली को राजधानी बनाने वाला प्रथम जो सुल्तान था वो कौन था? इल्तुतमिश था। और दिल्ली सल्तनत का अगर वास्तविक संस्थापक की बात करें तो वो कौन था? वास्तविक संस्थापक कौन था? इल्तुतमिश था। मध्य एशिया के इल्बरी वंश से संबंधित था, तुर्क था। और दूसरी बात, ऐबक का दामाद था और बंदायूं का सूबेदार था। और दिल्ली को राजधानी बनाने वाला प्रथम सुल्तान भी इल्तुतमिश था। और वास्तविक संस्थापक है जो सल्तनत काल का, वो किसे माना जाता है? दिल्ली में इल्तुतमिश को माना जाता है। अब इल्तुतमिश जब दिल्ली की गद्दी पर बैठता है तो इसके समक्ष कुछ चुनौतियां आती हैं। वही यल्दौज और कुबाचा अभी क्या है? दोनों जिंदा है। ये दोनों बड़ी समस्या थी इसके लिए। यहाँ पर हम देखेंगे इनके साथ इसका संघर्ष होता है। पंजाब के क्षेत्र में भी उत्पात मचाते हैं। यहाँ पर हम देखेंगे 1215 ईस्वी में तराइन का तृतीय युद्ध होता है। कौन सा? तराइन का तृतीय युद्ध होता है, जिसमें इल्तुतमिश यल्दौज को परास्त करता है। यहाँ पर हम देखेंगे ख्वारिज़म का शाह है जो यल्दौज का पीछा करता है, इसे परास्त कर देता है। यल्दौज को ख्वारिज़म का शाह है जो परास्त कर देता है और वहाँ से खदेड़ देता है। और यल्दौज क्या करता है? लाहौर में शरण लेता है। और वहीं हम देखेंगे दिल्ली से इल्तुतमिश है वो कहाँ पहुँचता है? लाहौर पहुँच जाता है। और इन दोनों के मध्य क्या होता है? यहाँ पर हम देखेंगे संघर्ष होता है। इन दोनों के मध्य यहाँ पर हमें संघर्ष देखने को मिलेगा यल्दौज और इल्तुतमिश की, जिसमें यल्दौज की यहाँ पर पराजय हो जाती है, इल्तुतमिश यहाँ पर फतेह होता है। और जो हमेशा के लिए यहाँ पर हम देखेंगे जो गजनी का
साम्राज्य है उससे दिल्ली को अलग कर लेता है। यहाँ पर एक सबसे बड़ी समस्या थी, वो क्या थी? जब यल्दौज है लाहौर में शरण लेता है तो यहाँ से वो क्या करता है, मुल्तान का जो शासक है, यहाँ का शासक है कुबाचा, उसे यहाँ से खदेड़ देता है और गजनी पर किसका अधिकार हो जाता है? पीछे जो गजनी का क्षेत्र है, गजनी पर ख्वारिज़म, जो ख्वारिज़म का शाह है उसका अधिकार हो जाता है। और इल्तुतमिश को अब ये भय सताने लगा था कि गजनी का शासक या सम्राट होने के नाते जो ख्वारिज़म है वो क्या करेगा, दिल्ली पर अपना दावा ठोकेगा, दिल्ली को अपने अधीन समझेगा। इसीलिए जो इल्तुतमिश है उसके द्वारा यल्दौज को परास्त किया जाता है। यल्दौज की एक बार यह अधीनता इस प्रकार से स्वीकार करता है, उसे धोखे में रखता है कि यल्दौज को कहता है कि वह उसके अधीन है और यल्दौज के द्वारा कुछ चिन्ह या भेंट स्वरूप भेजा जाता है, उसको यह स्वीकार करता है। लेकिन यह इसकी कूटनीति थी और बाद में क्या करता है, यल्दौज को परास्त कर लेता है और गजनी से अपने आप को अलग कर लेता है। इसके बाद क्या होता है, इल्तुतमिश के समय हम यहाँ पर देखेंगे 1220 ईस्वी में मंगोलों के आक्रमण का भय बनता है। 1220 में मंगोल आक्रमण का भय, मंगोल आक्रमण का भय यहाँ पर बन जाता है, क्योंकि यहाँ पर हम देखते हैं जो ख्वारिज़म का शाह है, ख्वारिज़म के शाह के द्वारा जलालुद्दीन मांगबरनी का पीछा करते हुए, जो ख्वारिज़म का शाह है, शाह जलालुद्दीन मांगबरनी का पीछा करते हुए मंगोल नेता चंगेज़ खान हिंदुस्तान की तरफ आ जाता है। यहाँ पर जो नवस्थापित तुर्की साम्राज्य है उसके लिए यहाँ पर बड़ा खतरा हो जाता है। और जब जलालुद्दीन मांगबरनी है जो इल्तुतमिश से हिंदुस्तान में क्या है, अब रहने के लिए या पंजाब के क्षेत्र में रहने के लिए शरण मांगता है, लेकिन इल्तुतमिश बड़ा ही चतुर व कूटनीतिक होता है। तो इल्तुतमिश के द्वारा उसे यह संदेश भिजवाया जाता है कि पंजाब की जो जलवायु है वो आपको सूट नहीं करेगी, आपके लिए उचित नहीं है, आप बीमारी से ग्रसित हो जाएंगी। तो मांगबरनी है जो यहाँ पर बात को समझ जाता है और यहाँ इसके शरण नहीं लेता। तो इस प्रकार से इल्तुतमिश के द्वारा क्या किया जाता है, मंगोलों से अपना पीछा छुड़वा लिया जाता है, यानी एक नवस्थापित साम्राज्य को उनके भय से बचा लिया जाता है। इसके पीछे कुछ कहानियाँ भी हैं कि जो मंगोल थे वो बौद्ध धर्मावलंबी थे। अगर वह पहले बौद्ध धर्मावलंबी थे जो मंगोल थे, इसके बाद उन्होंने इस्लाम को स्वीकार किया था और उनको भय था कि वह जड़ से हिंदू के होने के कारण अगर मंगोलों का भारत में विस्थापन होता है या स्थापित होते हैं तो वह उसके लिए या तुर्की साम्राज्य के लिए एक खतरा बन जाएंगी। इसके बाद हम देखेंगे कुबाचा की पराजय। कुबाचा कौन है? मुल्तान का सुल्तान कह लें या सूबेदार कह लें। अब यहाँ पर हम देखेंगे जब मांगबरनी का पीछा करते हुए चंगेज खान या मंगोल यहाँ पर आ चुके थे। अब अफ़गानिस्तान से क्या होता है, अफ़गानिस्तान से जो मंगोल हैं, जो मंगोल थे वो क्या होते हैं, वापस लौट जाते हैं और 1224 ईस्वी के लगभग हम यहाँ पर देखेंगे मांगबरनी भी यहाँ से वापस लौट जाता है। लेकिन 3-4 वर्ष यहाँ पर रहते हैं और जो पंजाब का क्षेत्र है, मुल्तान या सिंध का क्षेत्र है, इसको बुरी तरह से प्रभावित करते हैं। यानी यहाँ पर इन वजह से क्या हो जाता है, इन कारणों से क्या हो जाता है, जो कुबाचा की शक्ति है वो नष्ट हो जाती है। कुबाचा की शक्ति क्या है, नष्ट हो जाती है, जिसको इल्तुतमिश के द्वारा अपनी कूटनीति से बचा लिया गया था। और वही नुकसान जो इल्तुतमिश को होना था वो किसे होता है, कुबाचा को होता है। तो इसकी स्थिति या शक्ति नष्ट हो जाती है, स्थिति कमज़ोर हो जाती है। तो इसका लाभ कौन उठाता है,
इल्तुतमिश के द्वारा कुबाचा पर आक्रमण किया जाता है और कुबाचा को परास्त किया जाता है तथा 1229 के लगभग मुल्तान व सिंध जो है, मुल्तान व सिंध का जो क्षेत्र है दिल्ली के अधीन हो जाता है। किसके अधीन हो जाता है? दिल्ली के अधीन हो जाता है। इस तरह मुल्तान को भी अपनी सल्तनत में मिला लेता है। पहले यल्दौज का सर्वनाश कर दिया, अब कुबाचा को भी उसके द्वारा परास्त कर दिया। इस प्रकार से हम देखेंगे जो दिल्ली सल्तनत है, जो भारत में तुर्की साम्राज्य है, अब हम देखेंगे जो मध्य एशिया की राजनीति है उससे बिल्कुल ही अलग हो जाता है। और इल्तुतमिश के द्वारा वास्तविक रूप से हम यहाँ पर देखें तो जो तुर्की साम्राज्य है उसे मध्य एशिया की राजनीति से बिल्कुल मुक्त कर दिया था। अब यहाँ पर हम देखेंगे उसकी मृत्यु से पहले उसकी कुछ विशेषताएं हैं इल्तुतमिश की। जो इल्तुतमिश है, इल्तुतमिश के द्वारा वंशानुगत शासन की स्थापना की जाती है। इससे पहले हम यहाँ पर देखते हैं लगभग जो मामलुक काल है, जो गुलाम वंश है, इसके जो शासक बनते हैं तलवार के बल पर ही बनते हैं, शक्ति के बल पर ही बनते हैं। और यहाँ पर हम देखेंगे इल्तुतमिश यहाँ पर एक पहल करता है और कोशिश करता है। वो क्या करता है? अपनी वंश परंपरा को यहाँ पर स्थापित करता है और दिल्ली में जो दिल्ली है उसे वैधानिक स्वरूप भी प्रदान करता है, यानी कि प्रशासनिक और जो दायित्व बनते हैं राजनीतिक रूप, प्रशासनिक रूप से जड़ करता है। और इल्तुतमिश के द्वारा यहाँ पर हम देखेंगे चांदी का टका, क्या? चांदी का टका व तांबे का जीतल नामक सिक्कों का प्रचलन किया गया तथा शुद्ध अरबी के सिक्के भी, जो शुद्ध अरबी के सिक्के हैं वो भी इल्तुतमिश के द्वारा चलाए गए। और इल्तुतमिश के द्वारा इक्ता प्रथा का भी प्रचलन कराया गया। और यहाँ पर हम देखेंगे दल चालीसा या दल चहलगानी, यहाँ पर हम देखेंगे दल चालीसा व या दल चहलगानी की स्थापना भी किसके द्वारा की जाती है? इल्तुतमिश के द्वारा की जाती है। क्योंकि उस समय क्या होता है, जब हिंदुस्तान की स्थिति बड़ी दयनीय थी और कुछ जो सरदार हैं वो आराम शाह का समर्थन कर रहे थे और कुछ सरदार इल्तुतमिश का समर्थन कर रहे थे। तो ऐसी स्थिति में अपने राज्य को सुदृढ़ करने के लिए, स्वयं की स्थिति को मजबूत करने के लिए इल्तुतमिश क्या करता है? इल्तुतमिश अपने जो सरदार हैं उसके या उसके ईमानदार या उसके फेवर के पक्ष के अमीर होते हैं, उनका एक दल बनाता है स्वयं की स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए, जिसे दल चालीसा या दल चहलगानी भी कहा जाता है। इल्तुतमिश के द्वारा बाद में बंगाल व बिहार को भी विजित कर लिया जाता है तथा जब बनियान के, यहाँ पर हम देखेंगे बनियान के अभियान पर जाता है तो रास्ते में क्या हो जाता है? इल्तुतमिश रास्ते में बीमार पड़ जाता है और रुग्ण अवस्था में वह रास्ते से ही क्या होता है? वापस आ जाता है। और यहाँ पर इस बीमारी की वजह से उसकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। वैद्य और हकीम उसको इस बीमारी से नहीं छुटकारा दिलवा पाते और इल्तुतमिश की क्या हो जाती है? यहाँ पर 1236 ईस्वी में मृत्यु हो जाती है। कब? 1236 ईस्वी में। तथा अपने जीवन काल में ही जो इल्तुतमिश है वो रजिया को अपनी उत्तराधिकारी घोषित कर देता है। किसे उत्तराधिकारी घोषित करता है? अपने जीवन काल में ही रजिया को यहाँ पर उत्तराधिकारी घोषित कर देता है। थोड़ा फिर से हम देख लेंगे, इसका रिवीजन कर लेंगे जो हमने पढ़ा है इल्तुतमिश के बारे में। इल्तुतमिश 1211 से लेकर 1236 ईस्वी तक शासन करता है तथा दिल्ली का जो वास्तविक संस्थापक है, यानी कि तुर्क राज्य का, जो तुर्की साम्राज्य का भारत में जो वास्तविक संस्थापक है वो कौन है?
इल्तुतमिश है। यह ऐबक का दामाद है, बदायूं का सूबेदार रहता है ऐबक के समय तथा मध्य एशिया के इल्ब्रिक तुर्क वंश से यह संबंध रखता था। और जो इल्तुतमिश है इसके द्वारा ही दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया जाता है। जब यह गद्दी पर बैठता है तो इसके समय कुछ बड़ी कठिनाइयाँ होती हैं। यल्दौज और जो कुबाचा है इसका विरोध भी करते हैं। तो 1215 ईस्वी में क्या होता है, यहाँ पर हम देखेंगे 1215 ईस्वी में ट्राइन का युद्ध होता है। ट्राइन का तीसरा युद्ध, कौन सा युद्ध होता है, ट्राइन का तीसरा युद्ध यहाँ पर होता है, जिसमें इल्तुतमिश क्या करता है, यल्दौज को परास्त कर देता है। यहाँ पर हम देखते हैं यल्दौज को गजनी से खदेड़ दिया जाता है ख्वारिज़म के शाह के द्वारा और लाहौर में वो शरण लेता है। और यहाँ से इल्तुतमिश चलता है, लाहौर पहुँचता है। दोनों में क्या होती है, मुठभेड़ होती है, संघर्ष होता है और यल्दौज जो है वो परास्त होता है। और यल्दौज के परास्त होते ही जो हिंदुस्तान की सत्ता है उस पर गजनी का प्रभुत्व भी समाप्त हो जाता है, क्योंकि यल्दौज हिंदुस्तान की सत्ता पर, जो तुर्क सत्ता है उस पर अपना दावा ठोकता है। लेकिन इल्तुतमिश समझता अब गजनी पर जो ख्वारिज़म के शाह का कब्जा हो गया है और यल्दौज वहाँ से भाग चुका है, तो गजनी का शासक या उसका सुल्तान होने के नाते जो ख्वारिज़म का शाह है वो दिल्ली पर भी अपनी सत्ता का वादा ठोक सकता है। तो इसके बाद हम देखेंगे 1220 ईस्वी में एक सबसे बड़ी समस्या होती है, मंगोलों के आक्रमण का भय हो जाता है। मंगोल नेता चंगेज खान है जो भारत की सीमा पर आ धमकता है, किसका पीछा करते हुए, ख्वारिज़म के शाह जलालुद्दीन मांगबरनी का पीछा करते हुए यहाँ पर आता है। तो मांगबरनी है जलालुद्दीन, वो क्या करता है, इल्तुतमिश से शरण मांगता है, लेकिन इल्तुतमिश उसे शरण नहीं देता और नव स्थापित तुर्की साम्राज्य को उससे बचा लेता है। इल्तुतमिश उसके वापस एक संदेशा भिजवाता है कि आपके लिए भारतीय जलवायु है या पंजाब की जो जलवायु है आपको सूट नहीं करेगी, आपके लिए ठीक नहीं रहेगी, आप बीमारी से ग्रस्त हो जाओगे, तो इसके लिए आपके लिए है उचित नहीं होगा यहाँ पर शरण लेना। तो उसे यह शरण नहीं देता, लेकिन उसे शरण कौन देता है, लाहौर में मुल्तान में है, कुबाचा के पास शरण लेता है। तो होता क्या है, यहाँ पर 3 वर्ष तक रहता है। जब अफ़गानिस्तान से मंगोल क्या होते हैं, वापस चले जाते हैं और 1224 तक मांगबरनी यहाँ रहता है, वापस चला जाता है, तो मुल्तान जो है इसकी शक्ति क्या है, नष्ट हो जाती है, कुबाचा की शक्ति नष्ट हो जाती है और यह कमज़ोर हो जाता है। जिसका फ़ायदा कौन उठाता है, लाभ कौन उठाता है, इल्तुतमिश, और वह मुल्तान व सिंध को जीत लेता है और उसकी जो दूसरी समस्या थी मध्य एशिया से वो भी साफ होगी। अब क्या हुआ, जो दिल्ली सल्तनत है वो मध्य एशिया की राजनीति से बिल्कुल मुक्त हो जाती है, जिस कारण दिल्ली के जो तुर्क सत्ता उसका वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है, इल्तुतमिश को माना जाता है। अब यहाँ पर हम देखेंगे जो इल्तुतमिश है, इल्तुतमिश के द्वारा वंशानुगत शासन की स्थापना की जाती है। इल्तुतमिश वंश परंपरा को यहाँ पर स्थापित करता है तथा दिल्ली को वैधानिक स्वरूप भी देता है, क्योंकि ऐबक के पास बहुत कम समय था, उसके पास 4 ही साल बचे थे, वो ऐसे कार्य नहीं कर सका और वह अपनी तुर्की सत्ता जो भारत में स्थापित की थी, नव स्थापित की थी, उसे हमेशा मध्य एशिया से बचाने में लगा रहा। और न ही वो जो यहाँ पर हम देखेंगे पूर्वी भारत का क्षेत्र है, बंगाल है, बिहार है, उसे जीतने में सक्षम हुआ, उसको भी वह अपने राज्य में मिला नहीं सका और जीता भी, लेकिन बाद में वह साम्राज्य है जो राज्य है वो स्वतंत्र हो जाते थे। तो यहाँ पर हम देखेंगे इल्तुतमिश के द्वारा चांदी का टका व तांबे का जीतल 2 सिक्कों का चलन कराया जाता है और शुद्ध अरबी के सिक्के भी इल्तुतमिश के द्वारा चलाए जाते हैं। यहाँ पर हम दूसरा देखेंगे, एक महत्वपूर्ण है एकता प्रथा, जो इनकी संस्कृति है, जो उसमें हम पढ़ेंगे एकता प्रथा को। एकता प्रथा क्या थी, प्रशासनिक दायित्व के बदले में दिया जाने वाला निश्चित भूभाग था, या किसके द्वारा चलाया जाता है, स्थापित किया जाता है, परंपरा है इल्तुतमिश के द्वारा। इल्तुतमिश जब गद्दी पर बैठता है तो बहुत सा सरदारों द्वारा या अमीरों द्वारा उसका विरोध कर लेता है और अपने समर्थन के अमीरों को यह मिलाकर क्या करता है कि दल चालीसा या दल चहलगानी की स्थापना करता है और बंगाल बिहार को भी बाद में जाकर यह विजित कर लेता है। और अंत में हम देखते हैं बामियान का अभियान करता है
तो रास्ते में यह बीमार पड़ जाता है, रुग्णावस्था से वहाँ से वापस आ जाता है, लेकिन नीम हकीम जो है इसको नहीं बचा पाती। और 1236 ईस्वी में जो इल्तुतमिश है इसकी मृत्यु हो जाती है, और इसकी मृत्यु से पहले यह रजिया को अपनी अगली उत्तराधिकारी घोषित कर जाता है। तो इसी के साथ ही हमारा जो गुलाम वंश है कभी समाप्त नहीं हुआ, और इल्तुतमिश तक हमने पढ़ लिया है, बाकी का पढ़ेंगे कल। तो सभी मित्रों का बटनेर IAS यूट्यूब चैनल या वीडियोस देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।